हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी को वेलकम करता हूँ लेक्चर नंबर 3 में। हमारे साइंस क्लास 10th का ही चल रहा है। हम चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर रहे हैं। आज ये लेक्चर नंबर 3 है। और अभी तक हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में दो टाइप ऑफ रिएक्शन कर चुके हैं। आज हम अपना थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करेंगे, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लास्ट के, वो करके अपना ये पूरा चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। ठीक। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे है शुरुआत में हमें एक एक्टिविटी दे दिया, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक्टिविटीज से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते हैं। ठीक। इसके रिलेटेड रिएक्शंस नीचे लिखे हैं, मैं इसलिए नीचे आपको दिखा रहा हूँ। तो उस एक्टिविटी में आप अपनी एनसीईआरटी निकाल के पहले बैठो। मैं हमेशा कहता हूँ एनसीईआरटी आप अपनी निकाल के बैठो, उस पर आप अंडरलाइन करो। तो एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि आप तीन कीलियां लो। कीलियां, जो कीली होती है, लोहे की कीली लेना। ठीक। और टेस्ट ट्यूब लो, दो टेस्ट ट्यूब लो, उसमें क्या करो कि कॉपर सल्फेट डालो। ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है वो डालो दोनों टेस्ट ट्यूब में, और क्या करो फिर। देखो इन्होंने ऐसे यहाँ रखा है ना, ये दो टेस्ट ट्यूब, एक में दोनों में एक्चुअली में कॉपर सल्फेट है। ठीक, दोनों में ही कॉपर सल्फेट है। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ये कि इस वाले कॉपर सल्फेट में, ठीक, हमने स्टार्टिंग में तीन कीले ली थी ना, और इसमें वो नहीं डाला। लेकिन इस वाले में हम लोगों ने, इस वाले में वो हमने उनमें से दो, तीन में से दो हमने इसमें डाल दिया। ठीक, इस वाले सोल्यूशन में हमने डाल दिया, दोनों ही वही है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन। ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद की कंडीशन है ये आफ्टर सम टाइम के बाद का ये कंडीशन यहाँ दिया हुआ है कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उस समय के बाद क्या होगा उन सॉल्यूशंस का। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जिसमें आपने डाला था, इसमें आपने डाला था, इसका कलर ही उड़ गया है, ब्लू कलर गायब हो गया है। और आप इसको देख सकते हो कि इसमें अभी भी ब्लू कलर है। तो इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है। तो आप यहाँ पे इसको लिख लो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक। यहाँ पे यहीं यहीं लिख दो, यहाँ मैं बताऊँ आपको, यहाँ नीचे यहाँ लिख दो कि ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे लिख लो ब्लू कलर का होता है। ठीक। तो ये आयरन की वजह से इसका देखो कलर ना, तो ये थोड़ा ग्रीनिश कलर का हो जाता है, हल्का ग्रीन कलर का हो जाता है, लाइट ग्रीन कह दो या ग्रीनिश कलर। ठीक। और अगर आप वो निकल की बात करोगे तो वो देखो ये हो जाता है, ये आप देखो, ये हो जाता है कि ये देखो, ये पड़ा हुआ था उसी कॉपर सल्फेट, इसी में पड़ा हुआ था। ठीक। तो ये क्या हो जाता है, अब ब्राउन कलर का हो जाता है। और जो हमने नहीं डाला था, जो साइड बाहर निकाल के रखा हुआ था, तीन में से दो डाला था, एक हमने साइड बाहर निकाल के रखा हुआ था, तो वो देखो वैसे का वैसा रहता है। ये ये बिफोर का है, ये आफ्टर का है, देखो ब्राउन कलर का हो गया ना। तो यही हो जाता है, इसको बेसिकली आप जंग कह सकते हो, जंग लग गया इसमें। ठीक। तो वही यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है। आप देखो कि वो जो हमने आयरन निकल डाला, हमने जो आयरन निकल डाला और वो कॉपर सल्फेट में डाला था, तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। यानी कि ये जो सोल्यूशन था हमारा, अभी आयरन सल्फेट बन गया है। ठीक है। और कॉपर, कॉपर सॉलिड था। ठीक, कॉपर जो, देखो यहाँ कॉपर सॉलिड, और जो कॉपर इसमें से रिलीज हुआ है, देखो यहाँ CuSO4 था पहले, यहाँ पे ये CuSO4 था, तो इसमें से कॉपर निकल गया है। बेसिकली आयरन एक्सचेंज रिएक्शन जो आप करते हो कि इधर को उधर आयरन बस कर देते हो, वही चीज यहाँ हुआ है। कॉपर बाहर आ गया, तो वो कॉपर अब कहाँ जाएगा, इसी आयरन पे जाके वो बैठ गया। देखो ये ब्राउन कलर का हो गया ना, ये कॉपर ही इसके ऊपर पूरा आके बैठ गया है। समझे। तो अब आगे देखते हैं, यही बेसिकली यही इसका बेसिक फंडा, यही रिएक्शन यहाँ हुआ है। ठीक। और यहाँ यहाँ नीचे देखो, ये दो रिएक्शन दिए ना, ये थोड़े मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। और इनकी मेरे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या लग रहा है, ये वाली लाइन मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन थोड़ी मेरे को इम्पोर्टेंट लग रही है। अब क्यों लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन द कॉपर। ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में ये तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक ना।
अब यहाँ देखो, जैसे कि पूछ सकता है आपके एग्जाम में, चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसका मेरे को एक एग्जांपल बता दो। तो ये एग्जांपल हो गया उसका, ये एग्जांपल हो गया, देखो आप, ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। ये तीन एग्जांपल आपको दिख के सामने। अब इसमें मैं समझा देता हूँ। जिंक, देखो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। देखो हमेशा यही कर रहा है, पीबी यहाँ हटा, सीयू को हटा दे रहा है, सीयू बाहर हो जा रहा है। ठीक, तो ये तीन रिएक्शन तो कंपलसरी है, आपको याद होनी चाहिए। आप इसको बार बार लिख के याद करो। मेरा सजेशन यही है कि आप लिख लिख के याद करो इसे बार बार। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता चल जाएगा जब आप पुराने ईयर्स के पेपर आप देखोगे ना, तो उससे पता चल जाता है। ठीक, और एनसीईआरटी के तो हर एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो ये जो आपका एक्टिविटी दिया हुआ है, ये जो एक्टिविटी दिया है, इसका रिएक्शन जो है ये नीचे दिया हुआ है, आप ये देख सकते हो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या दिया है, यहाँ चलो पहले पढ़ते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस which is insoluble in water is formed. This insoluble substance is formed is called a precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called as a precipitate reaction. समझे आप? precipitate reaction, इसको अंडरलाइन कर लेना, इतना पोर्शन आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये आपको एक डेफिनेशन का काम करेगा। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली लाइन उठा के आप डेफिनेशन लिखते हो, बोर्ड में चाह के भी टीचर उसके नंबर नहीं काट पाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइनें रहती हैं। और आप साइड बुक में बहुत कहता हूँ वो सब बहुत और अच्छी होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी को ही हमारा सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड है, वो एनसीईआरटी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठा के उसे डेफिनेशन के तौर पे लिखोगे तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि समझ गए कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि एक्टिविटी में बात कर लेते हैं। अब टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। आप जो मैं ऊपर पढ़ता जा रहा हूँ ना, आप यहाँ ध्यान देते जाना। सोडियम सल्फेट देखो ये रहा, 3 ml हमने सोडियम सल्फेट ये ले लिया। इन एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, 3 ml हमने बैरियम क्लोराइड ले लिया। ये देखिए बैरियम क्लोराइड ये रहा। ठीक, फिर हमने देखो यहाँ पे ये हमने रिएक्शन किया, दोनों को हमने मिला दिया, तो बनेगा क्या, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसको मैं देखो पीपीटी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं उसे? पीपीटी बोलता हूँ। तो इसलिए आप समझ जाना, अगर मैं कहीं पीपीटी बोलूँ यानी कि मैं प्रेसिपिटेट बोल रहा हूँ। प्रेसिपिटेट क्या होता है? वही जो सॉलिड नीचे आके बैठ नहीं जाता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं, फिर वही नीचे आके सॉलिड बैठ जाता है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ये जो रहेगा ये सोल्यूशन बन जाएगा। सोडियम, इन दोनों को आप मिक्स जब करोगे, तो मिक्सिंग के बाद क्या होगा, ये जो सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन आएगा वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आएगा। और जो इसके नीचे का ये सॉलिड है, ये जो यहाँ नीचे आपको सॉलिड दिख रहा होगा, ये जो है आपका बैरियम सल्फेट है। ठीक, ये आपका बैरियम सल्फेट है, ठीक ना। चलो आप अब आगे देखते हैं। व्हाट कॉज दिस, ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा क्यों होता है, कि क्या कहना चाह रहा है? क्यों यहाँ पे बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे पीपीटी बनती है, इन्होंने यही पूछा, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जितने भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखे हैं, और अगर आपको उनका वहाँ रिएक्शन कराना है, तो आप बस एक काम करना, आयरन एक्सचेंज कर देना। लेकिन आयरन एक्सचेंज के लिए भी आपको उनके ऊपर जो पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर होती है वो सबका नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक, जो कि आप अपने नाइन्थ में करके आए हो। नहीं आए हो तो आप धीमे धीमे पढ़ना मेरे साथ, मैं आपको धीमे धीमे करके ऐसे बताते चलूंगा। जैसे आज एक बता दे रहा हूँ आपको, ये इसका देखो, बी ए, अरे जो बी ए होता है ये नोट कर लो, बी ए। ठीक, इसके ऊपर पावर +2 का रहता है। ठीक, किसका रहता है? बी ए के ऊपर +2 का पावर रहता है। ठीक, इसको आप नोट कर लिए होगे। अब और ये देखो, और जो SO4 रहता है, ठीक, इसके ऊपर पावर रहता है 2 माइनस का, 2 माइनस की पावर रहती है माइनस में। ठीक, और एक और बात सुनो,
चाहे आप पावर ऐसे करके लिखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बीए का ले ले रहा हूँ, ठीक। अगर आप +2 लिखते हो तब भी वही बात है, या फिर BA 2 प्लस लिखते हो वही सेम बात पड़ता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। और Na की बात करोगे, Na और Cl रह गया ना। Na की बात करोगे, Na की पावर प्लस रहता है। Cl की बात करोगे तो Cl की पावर माइनस रहता है, ठीक। -1। प्लस जब कोई भी प्लस बोलता है यानी कि उसके ऊपर बस +1 है, और माइनस कोई बोलता है यानी कि बस -1 है, ठीक। तो वही आप यहाँ ध्यान दे सकते हो, यहाँ वैसे ही हुआ है। Na की पावर देखो +1 थी, तो वो SO4 के नीचे चला गया, SO4 की पावर -2 थी, वो Na के नीचे आ गया है। देखो ऐसे हुआ है, Na +2, एक मिनट, +2, और SO4 2 देखो यहाँ गलत हो गया, गलत हो गया यहाँ पे। हम्म SO4 2 ये ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया, तो Na2SO4 आया। तो यहाँ देखो ऐसा है कि नहीं, सब यही चीज हुआ है, और आप जो आपका प्रोडक्ट बनेगा सेम ऐसे ही बनता है, ठीक। ऐसे ही एक्सचेंज करना रहता है। यहाँ Na के साथ आपको Cl लेना पड़ेगा, देखो Na के साथ Cl आया। Ba के साथ आपको SO4 लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हुआ ऐसे ही। ऐसे ही होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ देखो, what the cause of this divide PPT of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 minus Ba plus 2. The other product formed is sodium chloride, which remain in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ion between the reactant are called the double displacement reaction. यहाँ पे तुरंत अंडरलाइन करो, कहाँ से अंडरलाइन कर रहा है वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक। देयर इज a exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। जितना मैंने अंडरलाइन किया है एग्जैक्ट उतने अंडरलाइन करना है आपको भी, ठीक ना। ये डेफिनेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और वैसे तो कुछ था नहीं, वैसे बहुत इजी था, लेकिन चलो आप अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा लग रहा होगा टफ, ठीक। तो एक बार फिर देख लो आप कि सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बैरियम क्लोराइड से करेंगे, बैरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है भाई, उसका डेफिनेशन ही आप देखो आयन एक्सचेंज पे डिपेंडेंट है। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसके आयन एक्सचेंज होंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन होता है, इससे मैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलता हूँ, रेडॉक्स से रिडॉक्स ही बोला जाता है। अभी आप 11th में जाओ, 11th में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स मतलब वही है, इसकी स्पेलिंग देख लो, ये होता है REDOX, रेडॉक्स, ठीक। ये होता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का OX, रिडक्शन का RED, इसको कहते हैं रेडॉक्स, ठीक। तो इसलिए मैं इसको रेडॉक्स बोलता हूँ। आपकी भी आदत रेडॉक्स ही पड़ जाएगी आप जब अभी जाओगे थोड़े सीनियर क्लासेस में। तो इन्होंने क्या दे रखा है एक्टिविटी, देखो एनसीईआरटी में पल पल पे एक्टिविटी मिलती है। चलो देखते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ द कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप। तो यहाँ देखो क्या दिया है, चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, वायर गॉज, ट्राईपॉड स्टैंड, बर्नर। ये नाम याद रखना, प्रैक्टिकल के वक्त पूछते हैं टीचर्स कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। भले ही पूरे साल प्रैक्टिकल ना कराएं, लेकिन आके लास्ट में उन लोग को रहता है कुछ कीड़ा तो पूछते हैं, ठीक। तो क्या है, द surface of copper powder become coated with the black copper oxide. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to the copper and
कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो क्या होता है कि कॉपर जो था ब्राउन कलर का होता है, मैंने दिखाया था कि वो जो आयरन निकल था ना, उसके ऊपर वो जो कोटेड हो गया था ब्राउन कलर का, वो कॉपर का था, तो कॉपर ब्राउन होता है। तो यहाँ कॉपर को जब हीट किया जा रहा है, वो एयर के कांटेक्ट में, और एयर में ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, जो कि होता है, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा कॉपर ऑक्साइड, ये रहा कॉपर ऑक्साइड, ठीक, जो कि तुम्हारा ब्लैक कलर का रहता है। इसका कलर नोट कर लो, इसी के साइड में लिख दो ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट में करके ब्लैक, ठीक, ऐसे ही लिख दो, ठीक ना। अगर इसी कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन तुम हाइड्रोजन के साथ करा दो, हम्म, तो तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड है, अब हम चाह रहे हैं कि वापस से हमें कॉपर मिल जाए, तो हम लोग इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करा देंगे, हम्म, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, वापस से कॉपर बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ इस वाले रिएक्शन में, यहाँ वापस इस वाले रिएक्शन को गौर से देखो, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, इसको हमने हीट किया, देखो वापस से कॉपर बन गया, वापस से यहाँ पे कॉपर बन गया, ठीक, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इस, देखो ये यहाँ पे तुमको एक डेफिनेशंस भी मिल गए, ऑक्सी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड का डेफिनेशन, ये न, इसको नोट कर लो, ठीक, ये एक पूरी लाइन, पहली लाइन पूरी जितनी है, ये ऑक्सीडाइज्ड का रिएक्शन है, और रिड्यूस का रिएक्शन सेकंड वाली लाइन है, ठीक, सेकंड वाली लाइन, दोनों को अंडरलाइन कर लो। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, इज बीन रिड्यूस्ड, बेसिकली, ठीक है। रीडिंग तो भाई देखो, मैं मैं अगर आपको लगता है कि मैं रीडिंग नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी पढ़ा देता हूँ, ऐसे ना यूट्यूब पे आपको बहुत ही टीचर मिलेंगे जो रीडिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता, मैं भी भाई रीडिंग करके ही पढ़ाता हूँ, ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि रीडिंग तो बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी तो रीडिंग कर सकते हो ना, आपको मेन बात है समझना, जो आपको ज़रूरत का चीज़ है, समझना आपके लिए मेन चीज़ होना चाहिए, ना कि ये कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ता, वैसे ही गुड़ करके हमें बस कर देता है, हमें रीडिंग चाहिए, तो वो तो आप भी कर सकते हो। मैं बस आपको बताता हूँ कि आप ये चीज़ समझना, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पूरे इस पूरे में मैं भी बता दूँ, इस पूरे में यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, इतना पढ़ने की क्या जरूरत, इतना आपको 4 लाइन मैं क्यों पढ़ूंगा, पता है ना, आप एक बार पढ़ लेना, वही चीज़ लिखा है जो मैं बताऊंगा। इन्होंने इतना कहा है कि अगर कोई भी कंपाउंड, ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में ऐड होता है, तो उसको कहते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे कि देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ये कॉपर ऑक्साइड था, इसमें देखो ये कॉपर बन गया, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि इसमें रिडक्शन हो गया। और यहाँ देखो H2 को देखो, H2 में ऑक्सीजन यहाँ जाके ऐड हो गया, ऐड हुआ है कि नहीं, यहाँ देखो H2O बन गया H2 से, तो यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसमें कहेंगे इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। तो बस इतना ही होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन उसमें से हट जाता है, ठीक, ये होता है रिडक्शन में। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक, ये तो केस रहा ऑक्सीजन का। अब सुनो, किसी चीज में से अगर हाइड्रोजन रिलीज होता है या फिर हाइड्रोजन ऐड होता है, तो उसके लिए क्या, अभी तक तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन अगर निकल रहा है, तो ये सब तो उसके लिए है, ठीक, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर निकलेगा, तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए भी ये होता है कि अगर किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड होता है, एक मिनट, यहाँ आगे तो दिया ही होगा वो, मैं देखो इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, कि अगर किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ बस ऑक्सीजन का आप बस इतना समझ लो अपोजिट, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होने पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, वहां पे हाइड्रोजन ऐड होने पे रिडक्शन होगा, ठीक, क्या होगा,
जब भी किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे, और किसी भी चीज में से हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक, इसको माइंड में बैठा लो। कुछ और एग्जांपल है यहाँ पे। अब देखो, जिंक कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे रिडक्शन है वो जिंक में हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन इसने हटा अपने में से निकाल दिया, और इसमें रिडक्शन हुआ है। इसमें देखो, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। और सेम यहाँ पे Mn का भी देख लो, MnO2, ये सब। सुनो सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, चैप्टर एकदम अपने एंडिंग पे है। तो जितने भी इसमें रिएक्शंस हैं, आपको सारे रिएक्शंस याद होने ही चाहिए। कोई कोई और बुक पढ़ रहे हो तो ठीक है, पढ़ रहे हो तो, लेकिन एनसीईआरटी के जितने रिएक्शंस हैं वो तो कंपलसरी है भाई। वो मेरे को कुछ नहीं पता, तुमको बस आना चाहिए वो सारे रिएक्शंस। वो सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए तुमको। वो अलग बात है, अगर तुम्हें नंबर नहीं चाहिए तो उसे रहने दो। और हाँ, मैंने यहाँ एक तुम्हें क्वेश्चन अभी नहीं कराया होगा, तुम कह रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं कराया, तो ये एक क्वेश्चन है जिसे आपको ट्राई करना है। एक ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी है, आप करना, हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन। कौन वाला? तो ये वाला। ठीक। और इसको छोड़ना मत, मैं जानता हूँ आपने से काफ़ी काफ़ी, क्या हम कह रहे हैं कि 95% लोग छोड़ देंगे, लेकिन 5% तो करोगे ना। कोई नहीं, जो करेगा भाई उसे ही नंबर मिलेगा। मेरा क्या है? मैं तो अपना दे के भाई, मैं तो कब का दे होके क्लियर हो रखा हूँ, मैं मेरे को कौन सा देना है। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मैं एडवाइस ही दे सकता हूँ। अब करना तो आप ही को है, लेकिन तब भी कोशिश करना आप कर लो। ठीक। मैं, क्योंकि मैं आपका कुछ गलत नहीं चाहूँगा, मैं भी चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबर ही लाओ। तो इन इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीड में वही बात सेम बात। इस पूरे में वही चीज लिखा है कि ऑक्सीजन अगर कोई चीज किसी में ऐड होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और किसी चीज में से हाइड्रोजन निकलता है तो उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे ये लिखा है इतने से, जिससे मैं सर्कल किया हुआ हूँ। और किसी चीज में अगर ऑक्सीजन निकाला जाता है तो उसमें रिडक्शन होता है, और किसी चीज में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। तो जो मैंने कहा है उसे आपने लिखा होगा, मुझे आप पे भरोसा है, आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो आप। ए नॉच जिसको कहते हैं ना, एकदम पढ़ने वाले बच्चे हो, मेरे को पता है। अब ये वाला तुम्हारी, ये आप ही को करने वाला चीज है, ये मेरे करने वाला चीज नहीं है। ठीक। और ये ऊपर रिएक्शन बता रखा हूँ मैं, मैग्नीशियम रिबन वाला, ये उसी से रिलेटेड है। ये आप करना, इजी है। एक मैं इसमें क्या अपना टाइम लगाऊं। चलो ये देखो, लास्ट टॉपिक है ये। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ? क्या आपने ऑब्जर्व किया है? नहीं किया तो आप कर लोगे, चलो देखते हैं। कोरोजन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल आर शाइनी when new but get coated with a reddish brown powder when left some for some time. This process is commonly known as the rusting of iron. ठीक। Some other metal also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coated formed on the copper and silver when a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acid? It is called the corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other example of the corrosion. Corrosion cause, अब सुनो, इन्होंने बस कुछ नहीं, इन्होंने कहा है corrosion क्या है। तो corrosion का पहली बात तो आप डेफिनेशन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो अंडरलाइन करो corrosion का, यहाँ से when से लेकर, ठीक, यहाँ तक पूरा प्रोसेस तक पूरा, इसका डेफिनेशन है। करो, corrosion क्या होता है?
जो आप देखते हो मेटल के ऊपर एक लेयर जम जाता है ब्राउन कलर का, वो होता है कोरोजन। और थोड़ा यहाँ पे दिया है कलर, ब्लैक कोट जो आ जाता है सिल्वर पे, एक ग्रीन कोट आ जाता है कॉपर पे। ये कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। तो ये जो एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, ये सब जो एग्जांपल्स हैं, ये सब काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक, ये सब जरूर से आप करना, याद करना। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें भी अगर कुछ लगता है कि नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक दो बार रिपीट कर लेना। अगर और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये इंग्लिश नहीं है कि लाइन टू लाइन आपको यहाँ मतलब बताया जाए। पूरा एक टॉपिक पढ़ के फिर एक मतलब निकलता है, फिर वो बताया जाता है। लाइन टू लाइन मतलब नहीं बताया जाता है। वो सब छोटे क्लास की आदत है, वो सब छोड़ो। अब देखो यहाँ पे, कोरोजन कॉज डैमेज टू द कार bodies, bridge, iron rail, ship, and to all the object made of metal, especially those of the iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of the money is spent on replacing iron levers. ठीक है। कोरोजन, यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोरोजन एक बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि आप देखते हो कि बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं ना, वो आयरन के बने रहते हैं। और बारिश की वजह से मॉइस्चर हवा में रहता है और धूप होता है, उस वजह से उसको कोरोजन आने लगते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट उस पर खर्च करना पड़ता है। तो कोरोजन से ये सारी दिक्कतें होती हैं। जो शिप्स होती हैं जो समुद्र में चलती हैं, वो भी लोहे की रहती हैं, तो उनको भी मेंटेन करने के लिए उन पे भी खर्चे करने पड़ते हैं। तो वही, हर साल इन्होंने कहा है कि कोरोजन से बचाने के लिए चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे खर्चे होते हैं। ठीक। अब देखो, रेंसिडिटी क्या होता है? हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? यानी कि आप ऐसा कभी फूड मटेरियल जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है, आप उसको छोड़ के फिर लंबे समय बाद उसको स्मेल किए हो, कैसे स्मेल करता है? तो आप स्मेल करोगे तो काफ़ी गंदी सी स्मेल आती है। तो बस वही है, when fat and oil are oxidized they become the rancid, and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation are added to the food. Usually substances which prevent oxidation, उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, help to the slow the oxidation. Do you know that the chips manufacturing usually plus bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from the getting oxidized? आप देखते होगे चिप्स में काफ़ी ज़्यादा गैस भरा रहता है, वही नाइट्रोजन गैस रहता है, ताकि चिप्स जो है आपको वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी ऑयली रहता है ना, इसीलिए उसको ऐसे इतना एयर भरा रहता है उसमें। और कंटेनर्स, टाइट कंटेनर्स जो सील किए रहते हैं, वो सब भी इसीलिए किए किए रहते हैं ताकि फूड जल्दी सड़े ना। तो यही सब इसमें होते हैं। रेंसिडिटी बस वही होता है, ये यही होता है, जैसे जो फैट और ऑयली जो चीज़ें होती हैं, वो जब आपका खराब होने लगती है ना, तो इसी प्रोसेस को हमें रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका तो आपको ऐसा नहीं कि डेफिनेशन आता है। ठीक। और मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके जो चैप्टर्स में जो ऐसे बॉक्स में, जो बॉक्स में से क्वेश्चंस दे रहते हैं, बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ये करा दूंगा। ठीक। इसके मैं आपको एक पीडीएफ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक। आप उसमें से देख लेना, लेकिन पहले आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? चलो, हम अपना मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपने यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। रिवाइज करके जरूर आना। ठीक। ऐसा नहीं कि ये चलो मैं देख ले रहा हूँ लेक्चर है सर का, देख लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं।